नमस्कार टीम एजुकेशन इंडिया परिवार में मैं शिखर पांडे आप सभी भाई बहनों का खुले दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद के साथ कि बहुत अच्छे होंगे, पढ़े लिखे भी अच्छे तरीके से चल भी रही होगी। कुछ लोगों के नाम के साथ क्लास की शुरुआत करेंगे। प्रतिमा सिंह जी, दीपशिखा जी, रध्येश, मोहम्मद शौकीन, विवेक जी, आशा जी, अब्दुल मन्नान, सोनी, राशि पांडे जी, पूर्ण जी, अमर। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होगा। देखिए, पिछली क्लास में हम लोग बात कर रहे थे वैदिक काल में राजनीतिक जीवन की, और उम्मीद करता हूं कि बहुत बढ़िया से बात समझ में आई होगी। राजनीतिक स्थिति के बाद इस काल में जो सामाजिक जीवन है, ऋग्वैदिक काल के अंतर्गत जो सामाजिक जीवन है उस पर हम लोग बात करना शुरू करेंगे। सामाजिक जीवन है, फिर इसके बाद हम लोग धार्मिक स्थिति क्या है वो देखेंगे। ऋग्वैदिक काल से संबंधित बात फिनिश होगी, और उसके बाद हम लोग कल से उत्तर वैदिक काल, अगले 3 दिन उत्तर वैदिक काल फिर पढ़ेंगे, तब जाकर ये टॉपिक हमारा फिनिश होगा। ये सारी समझ वाली बातें यहाँ पे आपको बताता चला जाता हूँ। समय समय पे चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न भी आपके बैच में आपको उपलब्ध होते रहे होंगे। इसके साथ साथ जो कुछ हम लोग पब्लिक क्लास करते हैं उनके पीडीएफ भी एक जगह व्यवस्थित रूप से सारे भेजे जा रहे हैं। आप सारे लोग वो जो हायर स्टडीज वाला जो चैनल है ना, उसको निश्चित रूप से ज्वाइन कर लें। पीडीएफ सारी वहां पे भेजी जाएगी, और आपके बैच से संबंधित जो ये टॉपिक है ना, तो टॉपिक से रिलेटेड सारे प्रश्न तो आपके बैच में ही आएंगे। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। जैसे हमने हड़प्पा सभ्यता फिनिश किया था, तो हड़प्पा सभ्यता का जो भी 100-150 प्रश्न रहा वो आपके बैच में ही भेजा गया। ठीक है, वैदिक काल फिनिश करेंगे 3 दिन बाद, तो वैदिक काल से रिलेटेड प्रश्न आपके बैच में ही आएगा। टॉपिक बाय टॉपिक वो सारा कुछ आपके बैच में आता रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ ये जो एक नया टेलीग्राम चैनल क्रिएट कराया है, TEI हायर स्टडीज PDF, इस पे भी आप सारे लोग जुड़ जाएंगे ना, तो निश्चित रूप से आपको और अच्छी तैयारी होने में मदद मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे प्रश्नों की भरमार हो जाएगी आने वाले दिनों में। यहाँ पे आप देखिएगा डे बाय डे, धीरे धीरे करते करते ना, यहाँ पे 50,000 प्रश्न आपको अगले 2 से 3 महीने में देखने को मिलेंगे। अभी भी देखा जाए तो पिछले 4-5 दिनों के भीतर ये जो शुरुआत हुई है ना, अभी भी देखा जाए तो 1000 के आसपास प्रश्न यहाँ पे अभी तक डाल दिए गए हैं। तो आप सारे लोग वहां पे जुड़ जाएं, और इन सारे प्रश्नों का प्रिंट निकाल करके ऐसा भी नहीं कि फोन से ही करते चले जाएंगे, ऐसा नहीं है, अच्छा नहीं होता है वो। सोचिएगा, आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि पैसा बचा लेते हैं और सिर्फ फोन से ही देख करके एक नजर गुजार देंगे, वो नुकसान भरा होगा। समय समय पे 15-15 दिन पे जाइए शॉप पे और उसका प्रिंट निकलवा लीजिए, और संबंधित टॉपिक से, जैसे आपने जो भी कुछ वैदिक काल का पढ़ा है, वैदिक काल से संबंधित जो भी प्रश्न हैं आपके नोटबुक में ही पीछे संलग्न होने चाहिए। जो इधर उधर कहीं से भी प्रश्न मिल रहा है वैदिक काल का, वो वहीं वैदिक काल के नोट्स के पीछे संलग्न हो जाएगा। तो पूरा का पूरा एक जगह एक टॉपिक आपका हमेशा के लिए तैयार होगा। समझ में आ रही है बात? ये तरीका ठीक है ना, जैसे मैं बता रहा हूं? उससे फायदा क्या होता है कि तैयारी जो आपकी होती है ना, वो बिखरी हुई नहीं होती है, सारी चीजें एक जगह व्यवस्थित होती है। और मैंने हमेशा से यह भी कहा है कि आप जो नोट्स अपना तैयार करते हैं ना, जो आपकी कॉपी होती है ना, वो कॉपी हमेशा स्पाइरल वाली कॉपी का प्रयोग करें, क्योंकि आज जो भी स्थिति है, कल को स्थिति और अच्छी करनी है और अच्छी होगी, तो स्पाइरल वाली कॉपी आपकी होनी चाहिए।
आदत अभी से डाल लेंगे, नौकरी करनी है ना भाई, और जब वो परीक्षा पास करनी है तो परीक्षा पास करने के हिसाब से गंभीर स्टूडेंट जो जैसा होता है ना, उस हिसाब से काम करने की जरूरत है। बिखरा हुआ काम नहीं होना चाहिए, सारी चीजें एक जगह व्यवस्थित रूप में इकट्ठी होनी चाहिए। ठीक है, सहमत है मेरी बात से? जी आशा जी। अच्छा आशा जी, एक काम और, थोड़ा सा आशा जी मुझे फोन करिएगा जरा, अभी ना क्लास के बाद मुझे फोन करना। क्लास खत्म होगी आशा जी, उसके बाद थोड़ा सा मुझे फोन करिएगा, समझ रही हैं? हाँ, कुछ संतोष सर बात करना चाह रहे थे, तो थोड़ा सा बात कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, सामाजिक जीवन की शुरुआत करते हैं। देखिएगा, बिल्कुल बात ध्यान से समझिएगा, ये सारी चीजें हम समझते चले आ रहे हैं और संबंधित टॉपिक से रिलेटेड सारे प्रश्न आपको विगत वर्षों में पूछे हुए हों चाहे आगे संभावित होंगे, वो सब कुछ आपको समय समय पे मिलता चला जा रहा है। सामाजिक जीवन की बात करते हैं। अब आपसे अगर मैं यह पूछूं कि ऋग्वैदिक काल का जो जीवन था वो जीवन कैसा था, तो आपका उत्तर होगा ऋग्वैदिक काल का जीवन कबीलाई प्रकार का था। क्यों भाई? कबीलाई प्रकार का था। और आप इमेजिन करें कि जब कबीलाई प्रकार का जीवन होता है तो क्या कबीले प्रकार के लोग बाहरी लोगों से, बाह्य लोगों से मेल मुलाकात करना पसंद करते हैं? तो उत्तर होगा नहीं। आज भी आदिवासी लोगों को देख लीजिए, जनजातीय लोगों को देख लीजिए, वो अपने तक में ही सीमित रहना पसंद करते हैं। तो वैसे ही ऋग्वैदिक काल का जो ये जनजीवन था कबीलाई प्रकार का, तो अगर यह प्रश्न पूछा गया कि इस जीवन का आधार क्या था, कबीलाई जीवन का आधार क्या था, तो आपका उत्तर होना चाहिए रिश्तेदारी, या इसी को कहा जा सकता है कौटुंबिकता, कुटुंब। ये प्रश्न नहीं पूछा हुआ है और याद कर लेना, यह प्रश्न कभी भी पूछा जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, न जाने क्यों प्रश्न नहीं पूछा हुआ है। ऋग्वैदिक काल के जीवन का आधार क्या था, तो जो उनका एक कुल था, परिवार था, या उससे ऊपर गांव, आज के परिप्रेक्ष्य में जैसे गांव थे वैसे नहीं, लेकिन कुछ परिवारों के मिलने से जो उनका जन था, जन मतलब कबीला था, कबीले में ही रिश्तेदारी, नातेदारी, या एक ही कुटुंब, एक ही कुल से संबंधित हैं, कौटुंबिकता। तो इनके जीवन का आधार रिश्तेदारी था या कौटुंबिकता था, पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो इस काल का सामाजिक जीवन था, तो लोग पुत्र प्राप्ति की कामना करते थे, पुत्र प्राप्ति की कामना करते थे, अर्थात जो देवताओं से इनकी प्रार्थना होती थी, उन अधिकांश प्रार्थनाओं में यह देवताओं से क्या मांगा करते थे? देवताओं से ये मांगा करते थे कि हमें पुत्र प्राप्ति का वरदान दीजिए। क्यों पुत्र प्राप्ति की ये लोग कामना किया करते थे? क्योंकि इनके जीवन में क्या था, युद्ध और संघर्ष का माहौल होता था, और युद्ध लड़ने के लिए इनको कबीले में आदमियों की जरूरत है। आदमी कब होंगे? जब पुत्र प्राप्ति होगी। तो पुत्र प्राप्ति की कामना किस उद्देश्य से? ताकि जब युद्ध हो, संघर्ष हो, तो युद्ध या संघर्ष में इनके लिए, इनके कबीले के लिए ये लड़के लड़ सकें बाद में आदमी बन करके, ठीक है, इनके कबीले की रक्षा कर सकें, इस वजह से। समझ में आई बात? ये लोग पुत्र प्राप्ति की कामना करते थे। क्यों करते थे? ताकि इनका कबीला आजीवन सुरक्षित रहे। अब पुत्र प्राप्ति की कामना हो रही है, लड़कियों की कामना न हो रही है, एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि पिछली क्लास में आपने देखा कि ये जो परिवार होता था जिसको कुल कहा गया है, तो परिवार में जो सबसे ज्येष्ठ, वरिष्ठ, जो वृद्ध
पुरुष होता था वही परिवार का मालिक होता था। तो पुत्र प्राप्ति की कामना एक तरफ, लड़की की नहीं, पुत्र प्राप्ति की कामना। दूसरी महत्वपूर्ण बात, परिवार का मुखिया कौन है? पुरुष। सबसे वृद्ध पुरुष है, महिला नहीं। इससे यह जानकारी मिलती है कि यह जो परिवार, ये ऋग्वैदिक काल का समाज था, समाज का स्वरूप कैसा था? तो ऋग्वैदिक काल के समाज का जो स्वरूप था वो पितृसत्तात्मक प्रकार का था। याद रहेगा, पितृसत्तात्मक प्रकार का था, मातृसत्तात्मक नहीं था। हड़प्पा सभ्यता में आपने देखा कि हड़प्पा सभ्यता में समाज का स्वरूप मातृसत्तात्मक प्रकार का बताया गया है। था कि नहीं था, मुद्दा वो नहीं है। जो अनुमान निकला उससे यही समझ में आता है कि हड़प्पा सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक था। सही है गलत है उसके बारे में नहीं जानना है। लेकिन ऋग्वैदिक काल का समाज, या आज भी हम देख लें, हमारा जो वर्तमान जीवन है उसका आधार क्या है? वैदिक संस्कृति ही है, ब्राह्मण धर्म ही है, सनातन धर्म ही है। आधार क्या है? वैदिक काल है हमारे आज के कल्चर का। और यहां पे भी पितृसत्तात्मक दिखाई दे रहा है, और वर्तमान में भी पुरुषों के ही तो घर में ज्यादा चलती है ना भाई। वर्तमान में भी समाज हमारा पितृसत्तात्मक ही दिखाई देता है। लेकिन अब एक बात यहां पे और निकल करके आती है कि समाज का स्वरूप ऋग्वैदिक काल में भले ही पितृसत्तात्मक था, लेकिन इसी से जुड़ता हुआ एक और मुद्दा बनता है, क्या महिलाओं की स्थिति खराब थी? तो उत्तर होगा, भले ही पितृसत्तात्मक प्रकार का समाज था, बावजूद इसके महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी। कैसी थी? काफी अच्छी थी। याद रहेगा? क्लियर है ये सारी बातें अभी तक? महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी। अब महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी है तो मैं आपसे पूछता जाता हूं कि क्या जब महिलाओं की स्थिति अच्छी है तो बाल विवाह होता होगा? क्या होगा उत्तर आपका? हाँ या ना? बाल विवाह होता होगा? आपका उत्तर होगा सर नहीं होता होगा, क्योंकि महिलाओं की स्थिति अच्छी है तो बाल विवाह निश्चित रूप से नहीं होता। क्या सती प्रथा का प्रचलन होगा? आपका उत्तर होगा नहीं होना चाहिए। जब महिलाओं की स्थिति अच्छी है तो सती क्यों होगी? फिर अगर मैं आपसे पूछूं क्या पर्दा में रखा जाता रहा होगा महिलाओं को, पर्दा प्रथा रहा होगा? आपका उत्तर होगा नहीं, पर्दा तो नहीं, क्योंकि समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी है। अब मैं पूछूं क्या विधवाओं का पुनर्विवाह होता होगा? आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर होगा निश्चित रूप से होता होगा। क्यों भाई? यही सारे प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा मैं ये पूछूं कि क्या अंतर जातीय या यूं कह ले अंतरवर्णीय विवाह होता होगा? एक वर्ण का दूसरे वर्ण के साथ विवाह होता होगा? आपका उत्तर होगा निश्चित रूप से होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। क्या महिला को अपना वर, अपना पति चुनने का अधिकार रहा होगा? आपका उत्तर होना निश्चित रूप से महिलाओं का अधिकार है। अर्थात महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी और उनके जो तमाम अधिकार होते हैं वो उनको प्राप्त थे। इसके साथ साथ क्या इस काल में उपनयन का मतलब होता है जनेऊ, इस काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी है तो ऋग्वैदिक काल में क्या महिलाओं का भी उपनयन संस्कार होता होगा? आपको उत्तर होना चाहिए हाँ। फिर अगर मैं पूछूं क्या पति के साथ महिलाएं यज्ञ कर्मकांड जो होता था उसमें भाग लेती थीं? तो आपका उत्तर होना चाहिए हाँ, भाग लेती थी।
अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कभी कभी आवश्यकता पड़े तो युद्ध में भी भाग लेती थी, तो हाँ, कभी कभी युद्ध में भी लड़ने के लिए चली जाती थी, जैसी आवश्यकता होती थी कर लेती थी। आसान सा है, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बन जाए तो काम आसान हो जाएगा। अब यहीं पे अगर मैं आपसे ये पूछूं जो कि आपको नहीं पता होगा, अंतरजातीय या अंतरवर्णीय विवाह का साक्ष्य कुछ है क्या, तो आपको तो नहीं पता होगा, मैं बता देता हूं। अगस्त्य ऋषि का नाम सुना है? अगस्त्य ऋषि एंड लोपामुद्रा, नाम याद होगा आपको। लोपामुद्रा का विवाह हुआ था। अगस्त्य ऋषि और लोपामुद्रा का जो विवाह है वो अंतरजातीय या अंतरवर्णीय विवाह के रूप में साक्ष्य है इस काल का। याद रहेगा? आसान है जी। अगली बात, महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी। अगली महत्वपूर्ण बात, अगर पेपर में प्रश्न यह पूछा गया कि क्या यह जो समाज था ऋग्वैदिक काल का वर्ण प्रधान था, वर्ण प्रधान का मतलब वर्ण को ही वर्तमान में जाति के तौर पे जाना जाता है। जाति शब्द गलत है क्योंकि इस समय काल में जाति की उत्पत्ति नहीं हुई थी, अभी वर्ण की उत्पत्ति होना बाकी है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण का उद्भव होना अभी बाकी है। लेकिन हम लोग वर्ण को ही जाति समझ करके बात करते हैं, कॉमन सेंस में यही, व्यवहार में यही यूज किया था, इस वजह से लिख रहा हूं। नहीं तो इस काल में जाति शब्द का प्रचलन नहीं था, वर्ण को ही फिलहाल जाति समझ ले। वर्ण या जाति प्रधान समाज था, तो आपका उत्तर होगा नहीं, यह जो समय काल था यह वर्ण या जाति प्रधान नहीं था। तो किस प्रकार का प्रधान था? तो यह जो समाज था वो कर्म प्रधान था। कैसा था? कर्म प्रधान था। याद रहेगा, ऋग्वैदिक काल का समाज कर्म प्रधान था, जाति प्रधान नहीं था। कैसे जानकारी मिलती है? इस बात की जानकारी इससे मिलती है कि एक ही घर के लोग, एक ही घर के भिन्न भिन्न लोग, विभिन्न लोग क्या करते थे? अलग अलग कार्य किया करते थे, अलग अलग कार्य करते थे। कोई सोने का काम कर ले रहा है, तो कोई कवि है, तो कोई आटा पीसने का काम कर ले रही है, तो कोई जो है डॉक्टर है, चिकित्सक, वैद्य है। अर्थात जाति के आधार पे कर्म का, कार्य का बंटवारा नहीं हुआ था। क्लियर है? तो यह समाज जो ऋग्वैदिक काल का था वर्ण प्रधान या जाति प्रधान नहीं था, बल्कि कर्म प्रधान था। इस बात की जानकारी कहां से मिलती है? इस बात की जानकारी इस तथ्य से मिलती है कि इस काल में व्यवसाय आनुवांशिकता पर आधारित नहीं था, कार्य आनुवांशिकता पर आधारित नहीं था, बल्कि एक ही घर के सदस्य अलग अलग कार्य कर सकते थे। इसी कड़ी में एक और महत्वपूर्ण बात, तो भाई वर्ण प्रधान नहीं था, लेकिन ऋग्वेद में क्या हुआ है? ऋग्वेद में वर्ण शब्द का उल्लेख तो हुआ है, वर्ण शब्द का उल्लेख तो हुआ है। तो वर्ण का मतलब क्या है? ऋग्वेद में भले ही वर्ण शब्द का उल्लेख कई बार मिला हुआ है, लेकिन ये जो वर्ण शब्द का उल्लेख मिला हुआ है, इसका मतलब जाति नहीं था। वर्ण शब्द का तात्पर्य यहाँ पे जाति नहीं है। तो भाई वर्ण का तात्पर्य क्या है जो ऋग्वेद में प्रयोग हुआ है? यहाँ पे वर्ण शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो रंग के अर्थ में हुआ है। याद कर लेना, महत्वपूर्ण तथ्य है। ऋग्वेद में जो वर्ण शब्द का प्रयोग हुआ है वो वर्ण शब्द का तात्पर्य रंग है, कलर है, स्किन का कलर है, न कि जाति से संबंधित है। क्लियर है भाई? ठीक है, कोई भी समस्या यहां तक?
अगली बात, ये जो भी बातें हम देख रहे हैं वर्ण के संदर्भ में, जाति के संदर्भ में, तो आपको बताया हुआ था कि 1500 ईसा पूर्व से यह शुरुआत होती है ऋग्वैदिक काल की, फिर 1400 ईसा पूर्व, 1300 ईसा पूर्व, फिर 1200 ईसा पूर्व और 1100 ईसा पूर्व। 1100 ईसा पूर्व का मतलब क्या है? 1100 ईसा पूर्व का मतलब यही है ना, ऋग्वैदिक काल का क्या हो रहा है, ऋग्वैदिक काल का अंत हो रहा है। क्यों भाई? यही ना ऋग्वैदिक काल का अंत है। और 1500 1400 ईसा पूर्व को क्या कह सकते हैं? ऋग्वैदिक काल का आरंभ कह सकते हैं, आरंभिक काल कह सकते हैं, यही ना कहा जा सकता है। तो ऋग्वैदिक काल का अंत मतलब 1100 1000 ईसा पूर्व तक पहुंच है, तो ऋग्वैदिक काल का अंत हो रहा है। अब धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल का सिस्टम बन रहा है। तो यहीं पे एक तथ्य निकल करके आता है कि भाई ऋग्वैदिक काल के आरंभ में तो ये सारी व्यवस्था नहीं देखने को मिलती है। ऋग्वैदिक काल के आरंभ में वर्ण प्रधान, जाति प्रधान, ये सारी बातें नहीं देखने को मिलती है। लेकिन इस काल का अंत होते होते, अर्थात ऋग्वैदिक काल का अंत होते होते क्या हुआ? अंत होते होते वर्ण व्यवस्था का आरंभ होता है। वर्ण व्यवस्था का आरंभ होता है ऋग्वैदिक काल का अंत होते होते। वर्ण व्यवस्था का आरंभ हो रहा है, शुरू में नहीं है, लेकिन इस काल का जब अंतिम समय आ रहा है ना, तो वर्ण व्यवस्था का आरंभ हो रहा है। जानकारी कहां से मिलती है? आपको बताया था कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, और ऋग्वेद में जो 10 मंडल है उसमें से पहला और 10वां सबसे बाद का है। तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, 10वां मंडल है जो कि सबसे बाद का मंडल है, 10वां मंडल में जो एक सूक्त है, पुरुष सूक्त, 10वां मंडल पुरुष सूक्त, 10वां मंडल पुरुष सूक्त में क्या जानकारी मिलती है? 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिलता है। प्राचीनतम मतलब अर्लीएस्ट, प्राचीनतम साक्ष्य, पहला साक्ष्य। एक चीज है, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में ही न सिर्फ वर्ण व्यवस्था का प्राचीनतम साक्ष्य देखने को मिल रहा है, बल्कि शूद्र शब्द का भी प्रथम उल्लेख यहीं पे देखने को मिल रहा है। याद रहेगा, शूद्र शब्द का भी पहली बार उल्लेख यहीं पे देखने को मिल रहा है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि एक विराट पुरुष, वो भी देखिए पुरुष, एक विराट पुरुष के शरीर के अलग अलग अंग से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई। कौन कौन से 4 वर्ण? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वर्ण व्यवस्था का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिल रहा है? 10वें मंडल ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से। शूद्र शब्द का भी पहली बार यहीं पे उल्लेख देखने को मिलता है। क्लियर है भाई? आगे बात करते हैं। अब इसमें एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। समझिएगा, ये जो आपने देखा, ये जो समाज है ना,
वो वर्ण प्रधान या जाति प्रधान नहीं है। एक चीज, जैसे आज हमारा देश जाति जाति में बटा हुआ है, एक जाति के लोग दूसरे जाति को पसंद नहीं करते हैं, इस तरह की मानसिकता है। एक चीज। दूसरी चीज, ये जो महिलाओं के संदर्भ में बात देखा, महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। दो बातें, महिलाओं की स्थिति कैसी थी? अच्छी थी। महिलाओं को उनके अधिकार प्राप्त थे, महिलाओं को उनके समस्त अधिकार प्राप्त थे। महिला पुरुष का जो भेद आज देखने को मिलता है या पहले था, वैसी स्थिति यहां पे नहीं थी। महिलाओं को ऊंच नीच नहीं माना जाता था। दूसरी बात कि वर्ण प्रधान या जाति प्रधान समाज नहीं था। अर्थात इन दोनों को लेकर के बात किया जाए, इन दोनों के संदर्भ में बात किया जाए कि महिला पुरुष का भेदभाव नहीं था। दो बातें निकली इन दोनों तथ्यों से, वर्ण प्रधान या जाति प्रधान और महिला स्थिति। पहली बात, महिला पुरुष का भेद नहीं था, भेद नहीं था। दूसरी बात, समाज जाति जाति में बटा नहीं था। कैसा समाज रहा होगा? कैसा समाज रहा होगा? एक सुंदर सा, अच्छा सा समाज रहा होगा। क्यों भाई? जब सुंदर सा, अच्छा सा समाज था, इसी परिप्रेक्ष्य में आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक सांस्कृतिक सुधारक दयानंद सरस्वती का नाम सुना है। दयानंद सरस्वती ने कहा था, वेदों की ओर लौट चलो, वेदों की ओर लौट चलो। क्यों भाई? हालांकि बहुत लोग ऐश्वर्या राय के भी फैन होंगे, और ऐश्वर्या राय की एक फिल्म थी आ अब लौट चले, तो दयानंद सरस्वती ने कहा हुआ था वेदों की ओर लौट चलो। वेदों की ओर लौट चलो का मतलब क्या था? वेद नहीं पढ़ना है। जो वैदिक काल का ये सुंदर और अच्छा सा समाज था ना, उस नए समाज की ओर हमें चले जाना चाहिए। उस नए समाज, उस अच्छे से सुंदर से समाज को एडॉप्ट कर लेना चाहिए। ये जो जाति महिला पुरुष का भेदभाव है, जिसकी वजह से हमारा भारत देश खंड खंड में बटा हुआ है, और इस विभाजन के वजह से ही कोई भी विदेशी आता है और उस खंड खंड का फायदा उठा करके हमारे ऊपर शासन करने लगता है। इसी परिप्रेक्ष्य में दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौट चलो। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट भाई? क्लियर है? बताएं हाँ। अब यहीं पे एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं। ऋग्वैदिक काल के समाज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है, नियोग प्रथा। नियोग प्रथा ये क्या था? आपने देखा कि युद्ध और संघर्ष का माहौल होता था, और इस काल के लोग पुत्र प्राप्ति की कामना करते थे ताकि कबीले की रक्षा कर सकें युद्ध आदि में लड़ करके। अब युद्ध आदि हो रहा है तो लोग मर भी तो रहे होंगे। क्यों भाई? युद्ध अगर हो रहा है तो कबीले के लड़के या आदमी मर भी तो रहे होंगे, होंगे ना? जब मर रहे हैं तो और लोगों की जरूरत है। जब मर रहे हैं आदमी
तो औरतें क्या हो रही होंगी? औरतें विधवा तो हो रही होंगी। क्यों भाई? हाँ लिखिए तो आगे बढ़े। औरतें विधवा हो रही होंगी ना। जब औरतें विधवा हो रही हैं तो क्या विधवाओं का पुनर्विवाह होना चाहिए? होना चाहिए। पुनर्विवाह होगा तभी तो पुत्र प्राप्ति होगी आगे भी। एक चीज। दूसरी चीज, अब नियोग यहीं से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। औरतें विधवा हो रही हैं, औरतें विधवा हो रही हैं, लेकिन लेकिन विधवा हो रही हैं, मान लें पुनर्विवाह नहीं हुआ, हाल फिलहाल में पुनर्विवाह नहीं हो रहा है, तो जब तक पुनर्विवाह नहीं हो रहा है या कोई विवाह नहीं करना चाहे या जब तक नहीं पुनर्विवाह हो रहा है तब तक भी पुत्र प्राप्ति कबीले के लिए, घर के लिए नहीं, कबीले के हित के लिए पुत्र की प्राप्ति होती रहे। इस वजह से यह जो विधवा है उसको इस बात की छूट थी कि जब इसका पति डेथ कर गया है तो अपने देवर के साथ पुत्र प्राप्ति की इच्छा से शारीरिक संबंध बना सकती है, और इस व्यवस्था को ही नियोग प्रथा कहा गया है। याद रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नियोग प्रथा, इसी कड़ी में एक और महत्वपूर्ण बात, ये जो ऋग्वैदिक काल के समाज में जो लोग थे, क्या वो शाकाहारी मात्र थे? तो उत्तर है नहीं, शाकाहारी भी थे, मांसाहारी भी लोग होते थे। शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। मांसाहारी भी लोग थे। अब यहीं पे एक बात निकल करके आती है, क्या ये लोग गाय का मांस खाते थे? तो उत्तर है हां, खाते थे। हां, खाते थे। तो एक बात निकल करके आती है, गाय का मांस खाते थे, लेकिन गाय तो सबसे मूल्यवान संपत्ति थी, सबसे मूल्यवान संपत्ति थी। तो भाई जब सबसे मूल्यवान संपत्ति गाय थी, धार्मिक तौर पे भी और आर्थिक तौर पे भी, तो भी क्या गाय का मांस परोसा जाता था? तो उत्तर है इसका, आज भी अगर हम गरीब हैं बहुत ज्यादा और हमारे घर कोई खास मेहमान आ गया, हम क्या करते हैं? जो हमारे घर में बेस्ट होता है वही उसको उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। हमारे कल्चर में टाल मटोल वाला काम नहीं करते। कोई खास मेहमान आ गया तो हमारी इच्छा यही होती है ना कि उसको अपना कलेजा प्रस्तुत कर दिया। कुछ वैसे ही कॉन्सेप्ट यहाँ। भले ही गाय सबसे मूल्यवान संपत्ति थी, बावजूद इसके ये लोग मांस खाते थे। किस संदर्भ में खाते थे? तो पहले तो यह समझ लें कि गाय सबसे मूल्यवान संपत्ति थी, इसके बावजूद मांस खाते थे। इसी संदर्भ में गाय के लिए एक शब्द का प्रयोग हुआ है, क्या? अघन्या। अघन्या, अघन्या शब्द का प्रयोग हुआ है। किसके लिए? गाय के लिए प्रयोग हुआ है। इसका मतलब क्या है? न मारने योग्य, अर्थात जिसका वध नहीं करना चाहिए, गाय का वध नहीं करना चाहिए, तो गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग हुआ है। दूसरी महत्वपूर्ण बात,
अब वो खास मेहमान आते थे जिसके लिए सबसे मूल्यवान संपत्ति परोस दी जाती थी काट कर। तो वो खास मेहमान कौन थे जिनके आने पर गाय का मांस परोसा जाता था? तो ऐसे खास मेहमान के लिए ही एक शब्द का प्रयोग हुआ है। वो क्या शब्द है? गोघ्न शब्द का प्रयोग हुआ है। गोघ्न, याद करेंगे गोघ्न किसको कहा जाता था? तो गोघ्न मेहमानों को कहा जाता था। अघन्या किसको कहा जाता था? अघन्या गाय को कहा जाता था। अघन्या का अर्थ क्या है? जिसका वध नहीं करना। क्लियर है भाई? बता दिया दीपशिखा जी, वो संभव था। ठीक है, तो ये सामाजिक जीवन से संबंधित सारी बातें हमारी हुई। कोई दीपशिखा जी अभी कंफ्यूजन है कि आगे बढ़े? कोई कंफ्यूजन है बच्चे अभी? सामान्यतः ऐसा नहीं होता था। फिर से समझें, आपको बताया ना कि कोई बहुत खास मेहमान आता है तो हमारे घर में जो बेस्ट चीज होता है वो उपलब्ध कराते हैं। सामान्य रूप से ऐसा नहीं करते हैं। यहां भी वैसी ही स्थिति थी। सामान्यतः गाय का मांस रोज ऐसा नहीं था। किसी खास अवसर पे किसी खास लोग के लिए ही ऐसा होता था। ये अपवाद स्वरूप है। ठीक है, चले, तो ये हमारी बात यहां पे कंप्लीट होती है। अब दूसरा जो मुद्दा है वो है धार्मिक स्थिति। धार्मिक स्थिति वैदिक काल की धार्मिक स्थिति देखें। समाज कैसा था? ऋग्वैदिक काल का समाज कैसा था? चरवाहा प्रकार का, पशुपालक प्रकार का, कबीलाई प्रकार का। क्यों भाई? अर्धयायावर प्रकार का, मतलब घुमक्कड़ प्रकार। कुछ दिन के लिए एक जगह है, चारा समाप्त हुआ पशुओं के लिए, मनुष्यों के लिए नहीं, पशुओं के लिए। फिर कुछ दिन बाद आगे बढ़ गए, फिर कुछ दिन रुके, फिर आगे बढ़ गए। मान लीजिए आज किसी खास जगह पे ऋग्वैदिक काल के आर्य अपने पशुओं के साथ हैं। इस प्रकार का समाज है, तो क्या इनको किसी प्रकार के वैज्ञानिक ज्ञान की जानकारी होगी? उत्तर होगा नहीं। क्या इनको साइंस टेक की जानकारी होगी इस समय काल में? नहीं। पशुओं के पीछे पड़े हुए। जब जानकारी नहीं है तो ये लोग परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? ये लोग परेशान इस वजह से हैं, इनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि भाई थक जाते हैं तो नींद आती है तो सो जाते हैं। जब सो जाते हैं तो देखते हैं चारों ओर प्रकाश है, चारों ओर प्रकाश, लाइट। ये प्रकाश कहां से आ रहा है भाई? कौन दूर से लाइट फोकस मार रहा है? समझ में नहीं आ रहा। नींद आ रही है, कब नींद आ रही है कि सो रहे हैं? चारों ओर अंधकार है, अंधकार हो रहा है,
पेड़ आदि होगा, पेड़ आदि होगा, आराम से सुबह के सेशन में शांत, रात हो रही है तो हवा चल रही है, हवा कभी रुकी हुई है कभी चल रही है, जब रुकी हुई है तो कोई टेंशन नहीं, जब चल रही है और तेज चल रही है तो लोग डर रहे हैं। ये कौन हवा मार रहा है भाई, कौन हवा चला रहा है, ये क्या हो रहा है। जब सो रहे हैं तो अंधकार है, दिन के समय बिल्कुल शांत चित्त माहौल, और रात हो रही है तो ची ची टर टर आदि प्रकार की बहुत सारी आवाज होने लग रही है। ये लोग फिर डर रहे हैं, ये कौन डरा रहा है। शांत बैठे हुए हैं, महीनों शांत बैठे हुए हैं। अचानक से एक दिन बादल में ऊपर गड़गड़ाहट होने लगी। भाई साहब लोग डर गए बिल्कुल, ये कौन है ऊपर से, ये क्यों चीख चिल्ला रहा है, और ये कौन चीख चिल्ला रहा है। तब तक क्या हुआ, अभी डर ही हुए हैं कि ऊपर से पानी की बौछार आने लगी और लोग डर गए कि जैसे कोई पानी से मार रहा है, डरे डरे। तो ऋग्वैदिक के लोग, अब कंक्लूजन पे आते हैं, ये जो ऋग्वैदिक काल के लोग हैं ना, ऋग्वैदिक काल के लोगों का जो जीवन था ना, उनके प्राकृतिक घटनाओं से प्रभावित था। क्लियर है भाई ये कॉन्सेप्ट, प्राकृतिक घटनाओं से प्रभावित था, जिसे वो समझ नहीं पाते थे, समझ नहीं पाते थे। क्लियर है ये बात, बताएं हाँ। जब समझ नहीं पाते थे, जब वो समझ नहीं पाते थे तो उनके पास एक ही रास्ता बचा, मत मारो मुझे, मत पानी गिराओ। अब जब पानी ऊपर से गिर रहा है तो जो भी गिरा रहा है मत गिराओ ना। गड़गड़ाहट हो रही है बादल की, मत गरजो ना। अर्थात पानी वाला अलग, गड़गड़ाहट वाला अलग, दिन के उजाला वाला अलग, रात के अंधेरे वाला अलग, पशु वाला अलग, वृक्ष वाला अलग। क्या हुआ, समझ नहीं पाते थे प्राकृतिक चीजों को, तो इन समस्त प्राकृतिक अवयवों का क्या किया, प्राकृतिक अवयवों का क्या कर दिया इन्होंने, दैवीकरण कर दिया। माफ कर दो, नहीं करो, ठीक है, भगवान मान लिया, देवता मान लिया, दैवीकरण कर दिया। अब बात समझिएगा, हमारे ब्राह्मण धर्म की या फिर वैदिक धर्म की शुरुआत कैसे हो रही है। अब ये है देवता की शुरुआत कैसे हो रही है, इसी चीज से देवता का आरंभ हो रहा है, भगवान का आरंभ, देवता का आरंभ इसी तरीके से हो रहा है। सनातन धर्म की बात नहीं कर रहा हूं, ब्राह्मण वाले वैदिक धर्म की बात कर रहा हूं। प्राकृतिक अवयवों का दैवीकरण कर दिया। अब प्राकृतिक घटनाएं या अवयव एक तो नहीं है, कितनी हैं, बहुत सारी हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि भारत में 33 करोड़ देवी देवता कैसे आ गए। तो यह देवता कितने हो रहे हैं, बहुदेववादी हो रहे हैं, बहुदेववाद, एकेश्वरवाद नहीं है। भारत में भारतीय अर्थात हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म में एकेश्वरवाद नहीं देखने को मिलता, बहुदेववाद देखने को मिलता है। क्लियर है भाई। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात, तो ये क्या हो गया, वैदिक देवमंडल की बात कर रहे हैं, वैदिक देवमंडल की बात कर लेते हैं। वैदिक देवमंडल कैसा था, तो पहला तथ्य इसमें निकल करके आया, बहुदेववादी था, बहुदेववादी प्रकार का था, एकेश्वरवादी नहीं था, एकेश्वरवादी नहीं है, कैसा है, बहुदेववादी। याद रहेगा,
दूसरी महत्वपूर्ण बात, समाज का स्वरूप कैसा था? पितृसत्तात्मक था। वैदिक काल के समाज का स्वरूप पितृसत्तात्मक था। इसी कारण से वैदिक देवमंडल में पुरुष देवताओं की क्या देखने को मिलता है? पुरुष देवताओं की प्रधानता देखने को मिलती है, अर्थात संख्या अधिक है। अब समझ में आई है कि देवियों की संख्या भारतीय कल्चर में कम है, हिंदू धर्म में कम है, पुरुष देवताओं की संख्या बहुत ज्यादा है। ये कॉन्सेप्ट यहीं से निकल कर के आया है। बात समझ में आई तो लिखिए हाँ, आगे बढ़िए। बहुदेववादी है, पुरुष देवताओं की प्रधानता है, प्राकृतिक घटनाओं से प्रभावित थे। तो यह प्रकृतिवादी या प्राकृतिक कहा जा सकता है। याद रहेगा? क्लियर है भाई ये कॉन्सेप्ट? चले, अब वैदिक देवमंडल में ये जो वैदिक देवमंडल है, ये तो कॉन्सेप्ट निकल कर आया थी, याद रखना है। वैदिक देवमंडल जो है ना, इसको हम कल देखेंगे। तो कल से उत्तर वैदिक काल की शुरुआत भी होगी। वैदिक देवमंडल में जो देवता है ना, देवताओं का वर्गीकरण हुआ है। कैसे वर्गीकरण हुआ है, किसने किया है? तो ये जो वर्गीकरण हुआ है वो 3 भागों में हुआ है। आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। ये ब्रह्मांड में यही 3 चीजें हैं। ब्रह्मांड में यही 3 चीजें हैं। पृथ्वी है, आकाश है जो दिखाई दे रहा है, और अंतरिक्ष क्या होता है तो शायद पता होगा कुछ लोगों को नहीं भी पता हो। ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आपने, आकाश अंतरिक्ष में अंतर होता है। आकाश जो ऊपर दिखाई देता है, ज्योग्राफी वाले सर से पूछ लीजिएगा, क्या पता बता पाए या नहीं बता पाए। आकाश जो ऊपर दिखाई देता है और इसके भी ऊपर जो दिखाई नहीं देता है, वही क्या होता है? अंतरिक्ष होता है। क्लियर है भाई? अंतरिक्ष और आकाश दोनों अलग अलग चीजें हैं, याद रहेगा? तो इस चीज को, ये जो वर्गीकरण है ना, वर्गीकरण जो हो रहा है 3 भागों में हो रहा है। वैदिक देवमंडल के देवताओं का वर्गीकरण 3 भागों में, आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी के देवता 3 भागों में बट रहा है। और किसने वर्गीकरण यह किया हुआ है? यास्क नाम के एक विद्वान ने। किसने? यास्क ने यह वर्गीकरण किया हुआ है। यहां पे जाकर के यह बात फिनिश होती है। नोट्स में ये लिखा हुआ है, आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। आकाश के देवता, अंतरिक्ष और पृथ्वी के। कल मैं इसको दोबारा से बताऊंगा कौन कौन से प्रमुख देवता हैं, उनके खास बातें क्या हैं। इसके बाद उत्तर वैदिक काल में हम लोग प्रवेश करेंगे। मिले फिर। आसान है, सब कुछ आसानी समझ में आ रहा है। ठीक है फिर, धन्यवाद। अच्छा, एक बात और कि आज शाम के समय ना क्रांतिकारी आंदोलन एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, एक बार के लिए उम्मीद भी है। तो क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित एक वीडियो आपको मैं भेजूंगा, ठीक है, शाम के समय। उसका पार्ट 1 होगा और बहुत पहले पब्लिक क्लास में उसको पढ़ाया भी था।
बहुत दिन हो गया है, इस वजह से उसको दोबारा से भेजूंगा, ठीक है। और संभवतः कल उसका पार्ट 2 होगा, विदेशों में जो क्रांतिकारी गतिविधियां होती हैं उसको लेकर के फिर एक दूसरी क्लास कल करेंगे, वो लाइव क्लास करेंगे, ठीक है। तो आपका क्रांतिकारी आंदोलन भी पूरी तरह से वो फिनिश हो जाएगा। क्लियर है? और दूसरी बात कि शाम के समय राष्ट्रीय आंदोलन देखिएगा, शाम के समय ना लगभग 6-7 बजे के आसपास, ध्यान से, और सारे लोग ज्वाइन होइएगा उसमें। शाम के समय ना आज लगभग 6 बजे या 7 बजे टाइम देख लेंगे, पब्लिक क्लास में प्रश्नोत्तर करेंगे, ठीक है। प्रश्नोत्तर किया जाएगा। प्रश्नोत्तर क्या होगा? ये जो प्रश्नोत्तर होगा ना, तो आपने अपनी कॉपी में जो उदारवादी चरण लिखा हुआ है ना, उदारवादी चरण, इस उदारवादी चरण को आज फिर एक बार पूरा कंप्लीट करिएगा, ठीक है। और इसमें बेसिकली ये जो उदारवादी चरण है, उदारवादी चरण को एक बार 15-20 मिनट, आधा घंटा टाइम दीजिएगा, फिर से एक बार रिवीजन करिएगा। लेकिन प्रश्न जो आज रहेगा वो उग्रपंथी जो चरण है ना, उग्रपंथी चरण से संबंधित प्रश्न रहेगा, ठीक है, आज प्रश्नोत्तर में। तो बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिएगा इसको, ठीक है। और शाम के समय पब्लिक क्लास में यह प्रश्नोत्तर किया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, और ये जो हम लोग प्रश्नोत्तर करते जाएंगे, या आपके बैच में जो प्रश्न भेजते जाते हैं, तो आप देखिएगा आपकी परीक्षा में सीधे वहां से प्रश्न, यहाँ पे क्लास में सारी बातों को समझते जाते हैं, और परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो सीधे सीधे आपको यहाँ से मिलते चले जाएंगे। तो फटाफट इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, बस कोशिश होगी जितना ज्यादा प्रैक्टिस प्रश्नों की कराया जा सके। तो 60-70 प्रश्नों को लेकर के आमतौर पे बहुत जल्दी जल्दी प्रश्नोत्तर करिए, तो 1 घंटे में 50 प्रश्न हो पाता है, बहुत जल्दी में। 60-70 प्रश्न देखेंगे, किया जाएगा, ठीक है। मिले फिर। ठीक है, फिर धन्यवाद।